हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी केबीएस टीजीटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 की प्रिपरेशन सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है पाठचर्या, अनुकूलन और विकास। ठीक है, तो आज की ये क्लास है, इसमें हम मेनली इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। कैरिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि इसमें हम समझेंगे कि हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, उसके आधार पर कैरिकुलम को कैसे डिजाइन और कैसे अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा हम इसमें समझेंगे डिफरेंट सेटिंग। ठीक है, तो डिफरेंट सेटिंग का मतलब है अलग अलग एजुकेशनल सेटिंग में बच्चों की नीड्स को पूरा करने के लिए क्या बदलाव जरूरी है। उसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कैरिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि आज के मॉडर्न समय में कैरिकुलम डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या और कितना बड़ा रोल है। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में डिस्कस करेंगे कि कैरिकुलम और टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए हम एकदम सुटेबल जो टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज जो होते हैं, उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और बढ़ते हैं इसी सीरीज को लेके आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। करिकुलर एडॉप्टेशन यानी कि पाठचर्या अनुकूलन। अब आप सोचेंगे कि ये भारी भरकम शब्द क्या है। स्लाइड के सेंटर में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण और मूल्यांकन में बदलाव। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा है और जिसे बोर्ड पर लिखा छोटा टेक्स्ट देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, आपने उससे बोला कि 5 सवाल कॉपी कर लो। उसने बोला कि मैम या सर, मुझे पीछे से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ आप क्या करेंगे? क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं ना। या आप उसे फर्स्ट बेंच पर बिठाएंगे या फिर उन सवालों का एक बड़ा प्रिंट आउट, मतलब जो लार्ज प्रिंट होते हैं, उससे दे देंगे। बस आपने अभी अभी कैरिकुलर एडॉप्टेशन कर दिया, आपने सिलेबस चेंज नहीं किया, बस बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके में क्या किया, बदलाव किया। जैसे तारे जमी पर मूवी आप सबने देखी होगी ना। उसमें ईशान अवस्थी को लेटर्स उल्टे दिखते थे, वो डांस करते हुए लगते थे, तो निकुंब सर ने क्या किया? क्या उन्होंने उसे डंडे से मार कर रटवाया? नहीं ना। उन्होंने एडॉप्टेशन का इस्तेमाल किया, उन्होंने ईशान को मिट्टी से लेटर्स लिखना सिखाया, पेंट्स और कलर से पढ़ाया। पढ़ाई वही थी, बस क्या किया, तरीका बदल दिया। अब देखिए, इस अनुकूलन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? सभी को समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए स्कूल में रेस हो रही है, एक बच्चे के पैर में चोट है, तो वो व्हील चेयर पर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि हम उसे भी उसी ट्रैक पर दौड़ने को कहें। इसका मतलब है कि हम रेस का जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा बदलाव करें, ताकि वो भी गेम में पार्टिसिपेट कर सके। हर बच्चे को जीतने का फेयर चांस मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य जो है, सीखने को सरल और सुलभ बनाना, इजी एंड एक्सेसिबल। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 5वीं क्लास का एक बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। पूरी क्लास 10 पेज का चैप्टर पढ़ रही है, अगर आप उस बच्चे को भी 10 पेज देंगे तो वो डर जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे? आप उस चैप्टर को सिर्फ 3 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसे उस चार्ट पेपर पर ड्रॉ करके दिखाएंगे। आपने उसके लिए पढ़ाई को इजी और एक्सेसिबल बना दिया, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। ठीक है, तो सीखने को सरल बनाना और सुलभ बनाना, इसका मतलब ये होता है कि लर्निंग ऐसी करवानी कि बच्चा क्या कर पाए, उसको आसानी से उस तक पहुंच पाए। ठीक है, अब आता है तीसरा उद्देश्य, मुख्य धारा की कक्षा में शामिल करना, यानी मेन स्ट्रीम एजुकेशन, सॉरी इंक्लूजन है यहाँ, मेन स्ट्रीम इंक्लूजन। तो कैरिकुलर एडॉप्टेशन का अल्टीमेट गोल यही है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को अलग कमरे में या अलग स्कूल में बिठाया जाए। हम चाहते हैं कि वो रेगुलर क्लासरूम में अपने रेगुलर दोस्तों के साथ बैठे और सीखे। बस उन्हें जो सपोर्ट चाहिए
वो हम एडॉप्टेशन के जरिए उन्हें प्रोवाइड करवाएं। तो शॉर्ट में कहें, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना बल्कि सिस्टम बच्चे के लिए बना है, और यही पाठचर्या अनुकूलन की असली आत्मा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी का कॉन्सेप्ट? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब तक हमें ये समझ में तो आ गया कि कैरिकुलर एडॉप्टेशन क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं। लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है कि जब आप एक स्पेशल एजुकेटर बनकर अपनी क्लास में जाएंगे, तो ये अनुकूलन बदलाव आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप मेंशन किए हैं। ठीक है, तो स्लाइड पर देखिए, मुख्य रूप से हम 4 जगहों पर अनुकूलन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें 4 टाइप दिए गए हैं। वैसे और वीडियोस पड़ी हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, कैरिकुलम एडॉप्टेशन की, तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसमें 9 टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो देख लेंगे तो और ज़्यादा एडॉप्टेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, चलिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं पहला एडॉप्टेशन का टाइप, यानी कि जिसको बोलते हैं विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु या कंटेंट के बारे में बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि आप 8 क्लास को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्लास में ज्यादा बच्चे पूरे 8 ग्रहों के नाम और उनके फीचर्स और दूरी याद कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। क्या आप उसे भी वही रटने को कहेंगे? नहीं ना। आप उसे उसके लिए कंटेंट को अडॉप्ट करेंगे। आप उसे सिर्फ ये सिखाएंगे कि सूरज दिन में आता है, चांद रात में, और हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। यानी बच्चे की क्षमता के अनुसार सिलेबस की गहराई या मात्रा को कम या आसान कर देना ही क्या है, कंटेंट एडॉप्टेशन है। फिर आता है दूसरा, शिक्षण विधि, यानी कि इंस्ट्रक्शनल मेथड बोल सकते हैं या टीचिंग मेथड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कंटेंट नहीं बदलता, बल्कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो बदल जाता है। याद है ना तारे जमीन पर कि जो वो निकुंब सर हैं, वो उन्होंने ईशान को अल्फाबेट सिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड की जगह मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल किया। कंटेंट वही था, ABCD। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन का जो तरीका था वो बदल गया। अगर क्लास में कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, तो आप उसे रिटन नोट्स की जगह ऑडियो नोट्स या ब्रेल में मटेरियल देंगे। यही है शिक्षण विधि में अनुकूलन। फिर आता है तीसरा, मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट। हम बच्चों का टेस्ट कैसे कर रहे हैं उसमें बदलाव करना। सोचिए, एक बच्चा जिसे डिसलेक्सिया है, उसे सारे जवाब याद हैं लेकिन वो लिख नहीं पाता। अगर हम उसका रिटन एग्जाम लेंगे तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसका ओरल टेस्ट ले सकते हैं। या फिर जिन बच्चों की प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो है, उन्हें एग्जाम में 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। ये असिस्टमेंट एडॉप्टेशन का सबसे क्लासिक रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं चौथे एडॉप्टेशन के टाइप्स पर, जो है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा है जिसे ADHD है और वो बहुत जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप उसे खिड़की के पास बैठाएंगे तो वो बाहर ही देखता रहेगा, तो आप उसे आगे अपने डेस्क के पास बिठाएंगे ताकि फोकस बना रहे। इसी तरह अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो फर्स्ट रो में बिठाना, ताकि आपके होठ को पढ़ सके। मतलब लिप रीडिंग करते हैं ना बच्चे, फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उन्हें आगे बिठाना चाहिए। या फिर व्हीलचेयर वाले बच्चों के लिए क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करना, ये सब इन्वायरमेंटल अनुकूलन है। तो दोस्तों, कंटेंट, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट और इन्वायरमेंट, इन 4 पिलर को सही से एडजस्ट करके ही हम एक अच्छा एडॉप्टेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये चारों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं आगे की नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक को समझने के बाद अब हम आते हैं हमारी इस नई स्लाइड पर। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक चाबी दिखाई रही होगी। ये कोई आम चाबी नहीं है, ये क्या है, डिजाइनिंग फॉर इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण करने वाली चाबी। ठीक है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, वन साइज डजंट फिट ऑल। मतलब एक ही साइज के जूते हर किसी को फिट नहीं आ सकते ना। ठीक वैसे ही एक तरह का टीचिंग स्टाइल जो है वो हर बच्चे के लिए काम नहीं कर सकता। स्लाइड के नीचे लिखा है कि
हर विद्यार्थी के सीखने की जो गति होती है अलग होती है, यानी एवरी स्टूडेंट लर्निंग पेस इज डिफरेंट। चलिए इस चाबी से इन घर के तालों को खोलते हैं। ठीक है, कौन से घर? ये सारे घर जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लर्नर सेंटर्ड की, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की। ठीक है, ये जो बबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, देखी है ना? आपको वो रोहित याद है ना? उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी। जब वो आम बच्चों के साथ बैठकर ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहा था तो क्या हो रहा था? बार बार फेल हो रहा था। और वो क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि उसका जो अप्रोच था या वो सिलेबस सेंटर्ड था। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर और एलियन के जरिए उसे प्रैक्टिकल तरीके से समझ आई तो वो जल्दी से सीख गया। यही है बच्चे को सेंटर में रखकर सिखाना। फिर दूसरे गोल पर आते हैं, शिक्षण लचीले शिक्षण उद्देश्य यानी कि फ्लेक्सिबल गोल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल गोल। जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक दिन में ए फॉर एप्पल लिखना सीख जाए। अगर क्लास में कोई बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो 10 पेज का एस्से लिखे। हमारा फ्लेक्सिबल गोल ये हो सकता है कि वो पहले सिर्फ अपना नाम पहचानना और लिखना सीख ले। हमें अपने गोल्स को रिगिड नहीं, फ्लेक्सिबल रखना है। रिगिड का मतलब होता है कठोर। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर। विभिन्नीकृत शिक्षण बोलते हैं इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल मतलब है टॉपिक एक लेकिन सिखाने के तरीके क्या होंगे? अनेक। ठीक है, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि आप क्लास में बारिश का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे देख सुन सकते हैं उन्हें आप वीडियो दिखा देंगे। लेकिन अगर क्लास में कोई बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है या दृष्टि बाधित विकलांग है वो, तो उससे क्या होगा? आप उसे कैसे सिखाएंगे? आप उसे पानी छूकर महसूस करवाएंगे या बारिश की आवाज सुनाएंगे। याद है आपको मूवी ब्लैक में अमिताभ बच्चन ने रानी मुखर्जी को वाटर का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया था? पानी के नीचे हाथ रखकर। आप सबने देखा था ना? अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो आप उसे बारिश की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे या साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में एक ही टॉपिक के लिए इंस्ट्रक्शन सबके लिए अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। फिर आते हैं आईईपी, यानी व्यक्तिगत शिक्षण शैक्षणिक योजना बोलते हैं, शिक्षा योजना बोलते हैं, लेकिन सबसे जो सुटेबल है वो है आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म जो है आई फॉर इंडिविजुअलाइज्ड, ई फॉर एजुकेशनल, पी फॉर प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना। ये आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये ध्यान रखना। अगर आईईपी आता है तो ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना ये नहीं लगाना है आपको। क्या लगाना है? उसमें आपको लगाना है व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगर आप सोचेंगे कि हर बच्चे की इतनी अलग अलग जरूरतें हैं तो टीचर को कैसे याद रहेगा कि कैसे पढ़ाना है? यही एंट्री होती है हमारे आईईपी की। ठीक है, चौथे बबल यानी आईईपी की। ये हर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे का अपना पर्सनलाइज रोड मैप होती है, डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें लिखा होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप पूरे साल में उसके लिए कौन से फ्लेक्सिबल गोल्स आपने सेट किए हैं। ठीक है, आप सबसे पहले प्री असेसमेंट करते हैं, फिर उसको सिखाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट असेसमेंट करते हैं। तो ये सब आईपी का ही पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है तो हमें इस चाबी को हमेशा अपने पास रखना होगा। एक अच्छी एजुकेशन वो नहीं जो सबको एक ही लाठी से हाँके, बल्कि वो है जो हर बच्चे की इंडिविजुअल जरूरत को समझे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने आईईपी नाम के जादुई पिटारे की बात की थी, लेकिन सवाल ये है एक स्पेशल एजुकेटर ये आईपी बनाते कैसे हैं? ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। चलिए इसे इन 4 आसान स्टेप में डिकोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे तो इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, आईईपी की।
आपसे आईपी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे, क्षमता और कठिनाइयों की पहचान, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टीज, ठीक है। तो सबसे पहला कदम है बच्चे को गहराई से समझना। ध्यान दीजिए, स्लाइड में क्षमता पहले लिखा है और कठिनाइयां बाद में। आपको तारे जमी पर ईशान अवस्थी याद है, उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, है ना, लेकिन उसकी ड्राइंग कितनी कमाल की थी। एक टीचर के तौर पर हमें बच्चे की सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं देखनी है, उसकी एबिलिटी भी ढूंढनी है। मान लीजिए एक बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो सुन नहीं सकता, लेकिन हो सकता है उसका विजुअल ऑब्जर्वेशन जो हो, चीजों को देखकर समझने की ताकत बहुत शार्प हो। उसे उसी मतलब हमें क्या करना है, हमें उसी स्ट्रेंथ को पकड़ना है। क्लियर हो गया। तो जो प्री असेसमेंट की बात की थी, ठीक है, यही कहलाता है प्री असेसमेंट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री असेसमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है, व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य तय करना, यानी सेट इंडिविजुअल गोल्स। अब जब हमें बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल गई, तो हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी कि गोल सेट करना। और याद रखिए, हर बच्चे का गोल अलग है। अगर किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो हमारा गोल उसे अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री सिखाना नहीं होगा। हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा उसे लाइफ स्किल सिखाना, जैसे खुद की शर्ट के बटन बंद करना, या 10 रुपए के नोट की पहचान करना, या उसके लिए एक बहुत ही मतलब ये क्या होगा, जो डेली लिविंग की चीजें हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। गोल्स हमेशा प्रैक्टिकल और बच्चे के लेवल के हिसाब से होने चाहिए। फिर आते हैं तीसरे स्टेप पर, उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां चुनना, यानी कि चूज टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो तीसरा स्टेप है, रास्ता चुनना। गोल तो सेट कर लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को तय कर लिया, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म गोल LTG बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, STG ये बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या तय करना है, रास्ता, यहाँ पर तो हमें रास्ता चुनना है। और क्या करना है, यहाँ तक चीजें हो गई, ठीक है। व्यक्तिगत सीखने के लक्ष्य तय करना, यहाँ पर हमने क्या किया, गोल हमारा तय कर लिया, ठीक है, कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर, यानी कि उपयुक्त शिक्षण रणनीतियां चुनना, या चूज टीचिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, रास्ता चुनना या गोल सेट करना। हमने आगे क्या किया, सॉरी, गोल तो हमने सेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम पहुंचेंगे कैसे, यहाँ हम तय करते हैं कि कौन सी टीचिंग मेथड उसके लिए बेस्ट रहेगी, किसके लिए, बच्चे के लिए। अगर क्लास में कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, तो हम उसे बोर्ड पर डायग्राम बनाकर नहीं पढ़ा सकते। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम टेक्टाइल यानी 3D मॉडल्स, ब्रेल बुक्स या ऑडियो बुक्स का यूज करेंगे। मतलब तरीका ऐसा हो जो बच्चे की जरूरत को सूट करे, ठीक है। फिर आते हैं चौथा स्टेप जो है हमारा, समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन, इवेलुएट प्रोग्रेस रेगुलरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और आखिर में, सबसे आखिर में ये आता है, तो सबसे ज़रूरी स्टेप है इवेल्युएशन। दोस्तों, आईपी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार डायरी में लिख दिया तो बदल नहीं सकते। हमें लगातार चेक करना होता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने चुनी थी, क्या वो काम कर रही है, क्या बच्चा सीख रहा है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम वापस जाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे और कोई नया तरीका अपनाएंगे। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, ठीक है। इसको अगर हम साइकिल के रूप में लिखते तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है, ठीक है। जिसमें अगर इवेल्युएशन फेल हुआ तो हमें दोबारा से फिर प्री असेसमेंट करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। इसको हम पोस्ट असेसमेंट बोल सकते हैं इवेल्युएशन को, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पोस्ट असेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आसान भाषा में कहें, पहले बच्चों को समझो, फिर उसके लिए एक गोल तय करो, फिर उस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता चुनो, यानी स्ट्रैटेजी, और बीच में चेक करते रहो, बीच बीच में चेक करते रहो कि बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं। अच्छा, एक चीज और बताओ कि बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, जो हम बीच में चेक करते हैं वो कौन सा असेसमेंट है, फॉर्मेटिव या समेटिव। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप लोग, अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड के बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, जैसे इसमें से C14 का देख सकते हो, पेडागोजी के पेपर जो पढ़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे,
वो आप देख लो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें 1-1.5 घंटे की वीडियो पड़ी है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एरिया का है, आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। तो इसमें जो चीज़ें 3 पॉइंट में दी गई हैं वो पूरे पेपर का एक वो डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, बीएड का आप देख सकते हो। तो उसमें से आप देख लो और ज़रूर देखो, इससे क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत है तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने आईपी के जरिए बच्चे के लिए गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन एक बात बताइए, क्या बच्चे की दुनिया सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं ना। उसका आधा दिन स्कूल में बीतता है, पर आधा दिन कहाँ बीतता है? घर पर बीतता है। इसलिए हमारी ये स्लाइड जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन इन डिफरेंट सेटिंग, किस तरीके से हम डिफरेंट सेटिंग में एडॉप्टेशन करते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि घर पर भी बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव यानी कि एडॉप्टेशन करने होंगे। तो चलिए इसके दो हिस्से हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्कूल है, और दूसरा क्या है? घर है। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा में यानी कि इन द क्लासरूम, जब बच्चा क्या होता है, स्कूल में होता है, तो एक टीचर क्या क्या कर सकता है, स्लाइड में 3 चीजें दी गई हैं। ठीक है, कक्षा में समूह कार्य, सहपाठी सहायता और दृश्य सामग्री, ये 3 चीजें दी गई हैं। ठीक है, इनको हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है ग्रुप वर्क। ठीक है, कक्षा में क्या है? ग्रुप वर्क। हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप वर्क की। तो समूह कार्य और सहपाठी सहायता जो है दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी जो बात टीचर के समझाने से समझ नहीं आती, वो क्या होता है, एक दोस्त आसानी से समझा सकता है, क्योंकि हम दोस्तों की बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। हमें लगता है कि दोस्त जो भी बोलते हैं वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर आप उसे अकेले बैठाकर पढ़ाएंगे तो शायद वो बोर हो जाए या घबरा जाए। लेकिन अगर आप उसे 3-4 बच्चों के ग्रुप में डाल दें, तो वो अपने दोस्तों को देखकर उनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत तेजी से सीखेगा। फिर आता है विजुअल एड्स। ठीक है, ग्रुप वर्क और पेयर समझ में आ गया। फिर है दृश्य सामग्री। ठीक है, दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री ले लें, यहाँ पर श्रव्य है। ठीक है, ये जो यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आप श्रव्य कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक गेम चेंजर है। अगर क्लास में कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो सिर्फ मुंह से बोलकर लेक्चर देना बेकार है। आपको स्मार्ट बोर्ड पर तस्वीरें दिखानी होंगी, या चार्ट्स का यूज करना होगा, या फ्लैश कार्ड का यूज करना होगा, मॉडल्स का यूज करना होगा। अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है तो आप उसे ऑडियो बुक्स या 3D मॉडल का इस्तेमाल करके सिखा सकते हैं, जिन्हें वो छूकर महसूस कर सकेंगे। फिर हम घर पर की बात करें। ठीक है, एट होम। अब स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चा घर आ गए, यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज। सबसे पहले है इसमें माता पिता की भागीदारी, यानी कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कोई भी स्पेशल एजुकेशन प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो। आपको मूवी तारे जमी पर का वो सीन याद है, जब तक ईशान के पेरेंट्स उसकी परेशानी, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी, चीजें खराब हो रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, है ना, जब तक उनकी परेशानी उनको समझ नहीं आई। लेकिन जब निकुंब सर उनके घर गए, उन्होंने समझाई चीजें और उन्हें इन्वॉल्व किया, तब क्या हुआ, तब जाकर ईशान की परफॉर्मेंस में असली सुधार आया। पेरेंट्स और टीचर को एक टीम की तरह काम करना होता है। फिर है क्षमता के अनुसार गृह कार्य, यानी कि एडॉप्टेड होमवर्क। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर क्लास में बाकी बच्चों को 5 पेज का निबंध लिखकर लाने के लिए कहा गया है, तो एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को भी सेम होमवर्क देना ज्यादती होगी। अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो उसका होमवर्क क्या होगा, एडॉप्टेड होगा, यानी बदला जाएगा। आप उसे कुछ ओरल याद करके आने के लिए कह सकते हैं, या कोई प्रैक्टिकल चीज ऑब्जर्व करके करने का टास्क दे सकते हैं। तो आसान भाषा में कहें, चाहे स्कूल हो या घर, हमें माहौल को बच्चे के हिसाब से ढालना होगा, ना कि बच्चे को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए फोर्स करना होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
पिछली स्लाइड में हमने देखा कि बच्चे के लिए क्लासरूम और घर का माहौल कैसे अडॉप्ट किया जाए, लेकिन क्या बच्चे की दुनिया सिर्फ स्कूल और घर तक सीमित है? जी नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा समाज और हमारी कम्युनिटी। ठीक है, चलिए स्लाइड के इस पहले बॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला बॉक्स है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये पहला बॉक्स क्या है? तो हमेशा मतलब एक चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जो चीज बच्चा पेयर ग्रुप या फिर उसके सहपाठी कहाँ पर होते हैं? समाज में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम समुदाय की बात करेंगे। हमेशा याद रखिए, सबसे अच्छी लर्निंग जो है बच्चे की, वो चार दीवारी से बाहर होती है। इसमें आते हैं शैक्षिक भ्रमण, मतलब फील्ड विजिट। ठीक है, वास्तविक जीवन के अनुभव यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं इसमें। मान लीजिए आप क्लास में पैसे का लेन देन पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसे शायद बोर्ड पर मैथ के सवाल समझ ना आए, तो आप क्या करेंगे? आप उसे फील्ड विजिट पर एक लोकल सुपरमार्केट या सब्जी वाले के पास ले जाएंगे। जब वो बच्चा अपने हाथ से 10 रुपए का नोट देकर बिस्किट सॉरी उल्टा हो रहा है, बिस्किट का पैकेट खरीदेगा, तो वो असली रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। इसी तरह अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, तो उसे पेड़ पौधों के बारे में सिर्फ पढ़ाने के लिए अच्छा है कि उसे किसी बोटेनिकल गार्डन ले जाया जाए, जहां वो अलग अलग पत्तों और छालों को छूकर महसूस कर सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं दूसरी सेटिंग्स की बात करते हैं, जो है विशेष शिक्षा की यानी कि स्पेशल एजुकेशन की सेटिंग। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा जो है एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी 40 बच्चों की क्लास में एक स्पेशल नीड वाले बच्चे पर पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? तब काम आता है हमारा स्पेशल एजुकेशन सेटअप या रिसोर्स रूम। यहाँ पर तीन चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्या है? छोटे समूह में शिक्षण यानी कि स्मॉल ग्रुप में टीचिंग करवानी। ठीक है, जब बच्चा 3-4 बच्चों के साथ ग्रुप में बैठता है, तो उसका जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है? व्यक्तिगत ध्यान। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन या इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। याद है तारे जमी पर मूवी? क्लास में ईशान अवस्थी खोया खोया रहता था, लेकिन जब निकुंब सर ने अलग से वन ऑन वन टाइम दिया, तो उससे कितनी जल्दी चीजें कैच की उसने। ठीक है, फिर आता है स्पेशल टीचिंग। ठीक है, विशेष शिक्षण सामग्री जो है, ठीक है, स्पेशल टीचिंग मटेरियल या फिर इसको टीएलएम भी बोल सकते हैं। रेगुलर क्लास में जो बुक्स यूज होती हैं, वो शायद एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए काफी ना हो। उसे स्पेशल फ्लैश कार्ड, विजुअल बोर्ड्स या साइन लैंग्वेज वाले चार्ट्स की जरूरत पड़े। यही स्पेशल मटेरियल बच्चे की लर्निंग को आसान बनाता है। तो दोस्तों, इन दो स्लाइड्स से हमने क्या सीखा? यही कि एक स्पेशल एजुकेटर का काम सिर्फ सिलेबस पूरा कराना नहीं है, उसका काम है बच्चे के आसपास के माहौल को, चाहे वो क्लासरूम हो, घर हो, कम्युनिटी हो या रिसोर्स हो रूम हो, इतना एडॉप्टिव बना देना कि बच्चा अपनी पूरी क्षमता, मतलब उसका जो पोटेंशियल है, उसके साथ सीख सके। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में क्लियर जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और बेहद दिलचस्प टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने बात की कि हम एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, यानी कि एज अ स्पेशल एजुकेटर क्या कर सकते हैं और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के ज़माने की सबसे बड़ी सुपर पावर की, यानी कि तकनीकी की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम इसमें। चलिए देखते हैं कैसे स्लाइड में दिए गए इन तीन नोट्स बुक्स को एक एक करके डिकोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यक्तिगत गति से सीखना। ठीक है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पेज। ठीक है दोस्तों, क्लासरूम में एक टीचर की लिमिटेशन होती है। ठीक है, एक लिमिट होती है सबकी ही। वो एक टॉपिक को 2 बार 3 बार रिपीट कर सकता है, लेकिन अगर क्लास में कोई बच्चा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, या उसे चीजें थोड़ा धीरे समझ में आती, तो क्या होगा? यहीं पर टेक्नोलॉजी जो है हीरो बन जाती है। अगर बच्चा कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहा है या ऐप पर पढ़ रहा है, तो उस वीडियो पर 10 बार रिवाइंड करके देख सकता है, पॉज कर सकता है। मशीन क्या है, कभी रुकती नहीं है। बच्चा अपनी स्पीड और अपनी पर्सनलाइज्ड पेस की से सीख सकता है। फिर है मल्टीमीडिया से बेहतर समझ। ठीक है, दूसरा क्या है? मल्टीमीडिया से बेहतर समझ।
मल्टीमीडिया मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का कॉम्बो। ठीक है, हम सब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर मूवीज देखते हैं ना, देखते हैं राइट। अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड वाला बच्चा है तो आवाज को नहीं सुन सकता, उसे टेक्नोलॉजी आवाज तो सुन नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, तो उसमें सबटाइटल्स होते हैं ना, या क्लोज्ड कैप्शन होते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होता है जिसे पढ़कर समझ सकते हैं, जो कुछ वीडियो में चल रहा है वो क्या होगा, वो सारी चीजें टेक्स्ट में लिखकर आ जाती हैं। ठीक है, जिसे पढ़कर वो सब समझ सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट वाला है तो स्क्रीन रीडर्स और ऑडियो बुक्स जैसे टूल उसके लिए वरदान होते हैं। मतलब आपकी जरूरत जो भी हो, मल्टीमीडिया के पास उसका सॉल्यूशन है। फिर तीसरा है शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा का मतलब इन सब चीजों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। टेक्नोलॉजी का वो ब्रिज है जो गैप्स को खत्म करती है। टेक्नोलॉजी क्या है, एक ब्रिज का काम करती है, जिससे क्या होते हैं, जितने भी गैप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे को लिखने में फिजिकल प्रॉब्लम है तो स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की मदद ले सकता है, वो सिर्फ बोलकर अपना आंसर टाइप कर सकता है और नॉर्मल क्लासरूम का हिस्सा बन सकता है। टेक्नोलॉजी हर बच्चे को ये फील कराती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन नहीं है जो बच्चे को बिगाड़ रही है, बल्कि स्पेशल एजुकेशन में ये एक मैजिक वैंड यानी कि जादू की छड़ी की तरह काम करती है। एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए कि छड़ी को घुमाना कैसे है। उम्मीद है आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कि टेक्नोलॉजी एक सुपर पावर है, लेकिन हर सुपर हीरो की पावर जो होती है वो अलग होती है ना। उसी तरह हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए स्लाइड के तीनों सेक्शन को हम डिकोड करते हैं। यहाँ पर आपको तीन सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है, दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, तीसरा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले दृष्टिबाधित के लिए, यानी कि फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट या फॉर विजुअल नीड्स। सबसे पहला कॉलम है उन बच्चों के लिए जिन्हें देखने में परेशानी होती है। तो सबसे पहला है इसमें स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर जो इमेजिन कीजिए, एक बच्चा कंप्यूटर पर पढ़ना चाहता है लेकिन स्क्रीन नहीं देख सकता, तो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उस स्क्रीन पर लिखे हर शब्द को जोर से पढ़कर ऑडियो में सुना देता है। एक चीज और आपने देखी होगी, आपके फोन में टॉक बैक होता है ना, एक्सेसिबिलिटी में होता है। जब आप फंक्शन सेटिंग में जाते हो तो उसमें एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक होता है। वो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जब भी कभी गलती से ओपन हो जाता है तो मोबाइल बोलता रहता है और जल्दी से वो हटता नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको डबल टैप करते हो। ठीक है, अगर आप डबल टैप करते हो तो वो चीजें क्या होती है, अपने आप सही हो जाती हैं, है ना। डबल टैप करके उसको हटा सकते हो। तो जो टॉक बैक है उसमें लार्ज प्रिंट है, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए काम में आती हैं। ठीक है, दूसरा है स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो उसका काम क्या है, अगर उस बच्चे को एग्जाम में आंसर लिखना है तो क्या करेगा, वो सिर्फ बोलेगा, यही सॉफ्टवेयर उसकी आवाज को सुनकर अपने आप टाइप कर देता है ना। कमाल की चीज, बच्चे को किसी राइटर या स्क्राइब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं सेकंड पोर्शन जो है फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित के लिए। ठीक है, कभी कभी जुबान जो है वो फिसल जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे कॉलम पर, इन बच्चों के लिए जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, कैप्शन वाले वीडियोस। ठीक है, आप कैप्शन वाले वीडियोस जिसमें जो भी स्क्रीन पर चलता है वो नीचे सबटाइटल्स उसका लिखता रहता है। ठीक है, जैसे आपने मूवीज या यूट्यूब पर सीसी तो देखे होंगे ना, क्लोज जो सीसी होता है जिस पर आप टच करते हो, क्लिक करते हो, तो उससे क्या होता है, जो भी चीजें स्क्रीन पर चल रही, जैसे अभी मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ, इसको अगर आप चाहो कि लिख के आ जाए तो आप क्या करोगे, सीसी पर क्लिक कर दोगे। ऊपर सीसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो लिखा हुआ आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, सीसी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड कैप्शन। तो देखिए मतलब आपने देखा ही होगा, हम लोग तो
उसे मजे के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। टीचर जो बोल रहा है वो सब स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हियरिंग एड्स। ये एक तरीके का हियरिंग एड जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो बच्चे की जो रेजिडिबल हियरिंग होती है, बच्चे की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो आजकल स्मार्ट हियरिंग एड्स होते हैं जो क्लासरूम के माइक या स्मार्ट बोर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ग्रुप हियरिंग एड पढ़े हैं, इंडक्शन लूप, इंफ्रारेड सिस्टम, ठीक है, एफएम सिस्टम, इन चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं टेलीकॉइल के जरिए। ठीक है, तो हाँ, ये जो स्मार्ट बोर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं जिससे बच्चे को बैकग्राउंड का शोर नहीं आता, टीचर की आवाज एकदम क्लियर सुनाई देती है। फिर है अन्य, यानी कि अदर नीड्स। अब अन्य जो है, अब बात करेंगे तीसरे कॉलम की, जहां एक दिमाग का सिंबल बना हुआ होगा, है, ठीक है, बना हुआ होगा नहीं, बना है, ठीक है, आप इस आइकन को देख सकते हैं। इसमें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, स्मार्ट बोर्ड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लर्निंग एप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से पढ़ाना बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप स्मार्ट बोर्ड पर रंग बिरंगे एनिमेशन दिखाते हैं या लर्निंग ऐप पर गेम खेलते हैं या करते हुए मैथ को सॉल्व करते हैं, तो उनका जो फोकस होता है वो डबल हो जाता है। बच्चे को ए फॉर एप्पल रटाने के बजाय अगर ऐप में हम उसे वर्चुअल एप्पल को टच करके बास्केट में डालना हो तो वो खेल खेल में जल्दी सीख जाएगा। इसे कहते हैं गेमिफील्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? गेमिफील्ड लर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी की हम उस बैरियर, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हर उस बैरियर को तोड़ दिया जो बच्चे की लर्निंग के बीच में आता है, चाहे देख ना सके बच्चा, चाहे सुन ना सके या धीरे सीखता हो। ठीक है, हमारे पास स्पेशल एजुकेशन नीड्स का एक टेक सोल्यूशन मौजूद है। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि जब आप बच्चे को सिखाने जाते हैं तो लर्निंग करवाने के लिए एक मेथड याद कर लीजिए, वी। ठीक है, क्या याद करेंगे? वी, ए, के और टी। ठीक है, वी फॉर विजुअल होता है, ठीक है, यानी कि दृश्य। ए फॉर ऑडिटरी होता है, ठीक है, और के फॉर काइनेस्थेटिक होता है, ठीक है, और टी फॉर टेक्टाइल होता है। ये चार मेथड हैं। विजुअल जो है, इसमें क्या होता है, जिन बच्चे को मतलब सुनाई नहीं देता, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसे हम दिखाकर लर्निंग करवा सकते हैं। अब जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको दिखाई देता है लेकिन मतलब दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई देता, तो उसके लिए क्या है, ऑडिटरी मेथड है। ठीक है, काइनेस्थेटिक उन बच्चों के लिए है जिन्हें वैसा नहीं समझ में आता, तो हम एक्टिविटी करके समझाते हैं। ठीक है, जो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले बच्चे होते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है कि एक्टिविटी करके सिखाई जाए, क्योंकि वो चीजें भूल जाते हैं, एक्टिविटी नहीं भूलते हैं। ठीक है, टी फॉर टेक्टाइल जो है, टेक्टाइल चीजों को स्पर्श करके, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो ये जो मेथड है इसको जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, वी, ए, के, टी। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इफेक्टिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों जरा इस स्लाइड में बने हुए तराजू को ध्यान से देखिए आप सभी। ठीक है, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का बैलेंस जो होता है इन्हीं दो पहाड़ों पर टिका होता है। कौन से पहाड़ हैं वो? पहला है पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम, और दूसरा है टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि। इन्हीं दो चीजों पर टिका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें पाठ्यक्रम यानी कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पढ़ाना क्या है। मान लीजिए आप क्लास में सोशल स्टडीज या भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये आपका पाठ्यक्रम है। बोर्ड ने या स्कूल ने आपको बता दिया कि ये टॉपिक बच्चों को आना चाहिए, क्या पढ़ाना है ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अब आते हैं दाएं पलड़े पर, ये क्या कहता है, कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर एक टीचर की असली परीक्षा होती है। टॉपिक जो है हिस्ट्री का है,
एक ही है, लेकिन क्या आप उसे हर बच्चे को एक तरीके से पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर क्लास में कोई विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो आप उसे ब्लैक बोर्ड पर मैप बनाकर इतिहास नहीं समझा सकते। आप उसे पुराने सिक्कों या मोतियों के 3D मॉडल को छूकर महसूस करवाएंगे। यानी आपको आपका क्या पढ़ाना जो है तो सेम रहा, लेकिन बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से कैसे पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बदल गया। ठीक है। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, टीचर्स रोल। अब ये सवाल है कि तराजू को बैलेंस कौन करता है। जी हाँ, एक टीचर स्लाइड के नीचे सबसे देखिए, मतलब यहाँ पर एक तराजू के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जी हाँ, इसमें 3 मेन काम होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझना, ठीक है? दूसरा क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करना। तीसरा है मूल्यांकन करना। तो टीचर को खुद पता होना चाहिए कि गोल क्या है, ठीक है? दूसरा जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करना। तो आपने रानी मुखर्जी की मूवी हिचकी देखी होगी, वो याद है ना? उसे पता था कि सिलेबस क्या है, लेकिन जब नॉर्मल किताबें काम नहीं आई तो उसने अपनी टीचिंग मेथड में क्या किया, बदलाव किया और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ाया। तीसरा जो है मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन जो है, ठीक है? आखिर में ये टेस्ट करना जो तरीका हमने चुना था उससे बच्चों को कुछ फायदा हुआ या नहीं। तो दोस्तों, समरी ये है कि कैरिकुलम हमारी मंजिल बताता है और टीचिंग मेथड हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता। और एक स्पेशल एजुकेशन का या सॉरी स्पेशल एजुकेटर का काम है हर बच्चे के लिए उसके रास्ते आसान बनाना। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पिछली स्लाइड में हमने ये तो तय कर लिया कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, लेकिन उस तरीके को क्लासरूम में सर्च करने के लिए हमें कुछ सुपर टूल्स की जरूरत होती है। ठीक है, पड़ेगी ना? तो बस एजुकेशन की भाषा में इन्हीं टूल्स को हम बोलते हैं TLR, यानी कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अधिगम संसाधन। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इन रिसोर्सेज को 4 कैटेगरीज में मैंने बांटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी। तो वही चीजें जो मैंने VAKT बताई थी, ठीक है, उसमें वही चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले अब आता है विजुअल, यानी जो आंखों से देखा जा सके। विजुअल यानी जो आंखों से देखा जा सके। मान लीजिए आप क्लास में भारत का इतिहास या कोई स्पेशल मतलब कोई सोशल स्टडीज वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी क्लास में कोई HI बच्चा है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड वाला बच्चा है, तो आपको सुन नहीं सकता, तो आपका लेक्चर उसके लिए काफी नहीं होगा ना। यहाँ काम आएंगे आपके विजुअल्स। आप उस ब्लैक बोर्ड्स पर चार्ट दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे या हिस्टोरिकल तस्वीर दिखाएंगे, जो काम आपके शब्द नहीं कर पाए वो एक चित्र कर देगा। ठीक है, दूसरा है श्रव्य यानी कि ऑडियो। दूसरा बॉक्स ऑडियो का है, ये बिल्कुल विजुअल का उल्टा है। अगर किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो देख नहीं सकता, तो चार्ट्स या मैप उसके किसी काम के नहीं। उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा? उसकी हियरिंग। ऐसे बच्चे को हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पॉडकास्ट या रेडियो का यूज करके पढ़ाते हैं। आप पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करके उन्हें दे सकते हैं ताकि वो ईयरफोन लगाकर आराम से सुन सके। फिर थर्ड पे आता है दृश्य श्रव्य दृश्य, यानी कि ऑडिटरी विजुअल। ठीक है, तीसरा है आजकल के बच्चों का फेवरेट श्रव्य और दृश्य, जिसमें विजुअल और ऑडियो दोनों होते हैं। तो इसमें आते हैं वीडियोस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दोस्तों, अगर क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जैसा अभी मैं विजुअल ऑडियो विजुअल का ही यूज कर रही हूँ, मैं मेरी वॉइस भी रहेगी और सामने स्लाइड भी रहेगी, तो ये क्या काम करता है ऑडियो विजुअल का। तो अगर क्लास में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है जिसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, उसे सिर्फ किताबें अगर हम पढ़ाएं तो उससे क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट बोर्ड्स पर कोई एनिमेटेड वीडियो चला देते हैं तो उसका ध्यान क्या होगा, तुरंत स्क्रीन की तरफ लॉक हो जाएगा। ऑडियो और विजुअल का कॉम्बिनेशन इतना एंगेजिंग होता है कि बच्चा खेल खेल में कॉन्सेप्ट को सीख जाता है। फिर आता है स्पर्श आधारित, यानी कि टेक्टाइल बेस्ड। ये चौथा है और जो स्पेशल एजुकेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, स्पर्श आधारित। टेक्टाइल का सिंपल मतलब है छूकर महसूस करना। जैसे हमें ठंडा और गर्म बच्चे को सिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे
फील करवाते हैं ना। तो मूवी, हम एक मूवी आप सबने देखी होगी, ब्लैक मूवी, याद है ना आप सभी को? उसमें मिशेल यानी कि रानी मुखर्जी ना देख सकती है ना सुन सकती है, तो निकुंभ सर ने चीजें उसे, यानी अमिताभ बच्चन जी ने उसे चीजें कैसे सिखाई? हर बच्चे को छुआ कर, ठीक है, टेक्टाइल एक्सपीरियंस देकर। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कि पृथ्वी गोल है, तो मैप दिखाने के बजाय उसे एक ग्लोब क्यों नहीं दिखा सकते? हाथ में दे दीजिए। जिन बच्चों को देखने में परेशानी होगी वो ब्रेल सामग्री और इन 3D मॉडल्स को छूकर एकदम सही इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप KBSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक एक्टिव टीचर है जो हमेशा, मतलब ये एक एक्टिव टीचर है कौन, अ, जो इन चीजों का यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी एक TLR हर बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर के तौर पर इन चारों, विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल और टेक्टाइल का एक ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसमें क्लासरूम का हर बच्चा अपनी जरूरत के हिसाब से सीख सके। तो आई होप आपको TLR का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने अलग अलग तरह के TLR यानी कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज देखे, जैसा ऑडियो, विजुअल और टेक्सटाइल। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, TLM भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या कोई भी रंग बिरंगा चार्ट या वीडियो एक अच्छा TLR हो सकता है? जी नहीं। एक अच्छा TLR की पहचान क्या होती है? चलिए इस क्लिपबोर्ड पर बनी ये जो चेकलिस्ट दिखाई दे रही है उससे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिकोड करेंगे, इसमें सरल और स्पष्ट, सिंपल एंड क्लियर। पहला टिक मार्क कहता है कि आपको, आपका जो TLR है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए क्लास में एक बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर आप उसे जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए एक चार्ट दिखाते हैं तो 50 जानवर एक साथ बने हैं, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, तो क्या होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसकी जगह क्या कर सकते हैं? सिंपल सा फ्लैश कार्ड यूज करेंगे जिस पर सिर्फ एक कुत्ते की बड़ी सी फोटो और नीचे डॉग लिखा है। कीप इट सिंपल, है ना। फिर आता है आयु के अनुसार उपयुक्त, एज अप्रोप्रिएट। इसका मतलब है कि बच्चे की उम्र का सम्मान करना। दोस्तों, अगर कोई 15 साल का बच्चा है जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे 3 साल के बच्चे वाले प्लास्टिक के रैटल या ABCD वाले ब्लॉक्स से पढ़ाएंगे। उसकी समझ का लेवल शायद कम हो, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 15 साल है। उसे आप रियल लाइफ चीजों से पढ़ा सकते हैं, जैसे असली पैसे गिनना, स्पोर्ट्स का सामान यूज करना, ठीक है। TLR कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर तीसरे पे आते हैं, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ, एक्सेसिबल फॉर ऑल लर्नर्स, ठीक है। तीसरा टिक मार्क जो है वो क्या कहता है? सबकी पहुंच में होना चाहिए। क्लास समावेशी है तो TLM भी समावेशी होना चाहिए, है ना। आपने क्लास में एक एजुकेशनल वीडियो चलाया, अगर आप उस वीडियो में आवाज के साथ साथ सबटाइटल्स यानी कि CC भी, क्लोज कैप्शनिंग भी है, तो वो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए होगी, ठीक है। अगर उसमें आवाज है तो वो किसके लिए होगी? विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए होगी, ठीक है। जो चीज दिख रही है, एक्टिविटी हो रही है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए होगी। तो हो गया ना सबके लिए सुलभ। अगर उस वीडियो में जो दिख रहा है उसके पीछे का नैरेटर एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के लिए एक्सेसिबल भी हो गया, ठीक है। जो उस पर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए हो गया। तो हो गया ना सबका फायदा, ठीक है। आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से संबंधित, रिलेवेंट टू कैरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आखिरी जो और सबसे जरूरी पॉइंट है, आपका जो TLM या TLR है आपके गोल से मैच करना चाहिए। मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात पढ़ाना है और आप क्लास में एक बहुत ही महंगा शानदार डायनासोर का 3D मॉडल ले आए। बच्चा तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन मजा भी बहुत आएगा उसे। लेकिन क्या आपके कैरिकुलम से जुड़ा है? नहीं। TLR वो होना चाहिए जो सिलेबस को आसान बनाए, ना कि बच्चे का ध्यान भटकाए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एज ए स्पेशल एजुकेटर अपने क्लास के लिए कोई लेसन प्लान बनाएं, तो
इस क्लिपबोर्ड की चेकलिस्ट को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। एक परफेक्ट टीएलआर वो है जो सिंपल हो, एज के हिसाब से हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो और आपको आपके गोल तक पहुंचाए। तो उम्मीद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीएलआर आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, या टीएलएम जो है अच्छे टीएलआर की विशेषताएं ये कम क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दे, नहीं है तो क्लियर लिख दे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं इस टॉपिक के द एंड यानी हमारे निष्कर्ष पर। ठीक है, आज यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अ, हमने इतना कुछ पढ़ा है, आईपी, तकनीकी, टीएलआर, लेकिन इस सब का निचोड़ क्या है? जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। मैंने पूरे टॉपिक की समरी को एक सिंपल से यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक सिंपल से फ्लो चार्ट में बना दिया है। ठीक है, अब इसको समझना है। क्या समझना है इसमें? चलिए इस जादुई फॉर्मूले को हम डिकोड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आता है पाठ्यक्रम अनुकूलन यानी कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन या कैरिकुलर एडॉप्टेशन। चाहे कैरिकुलर हो या कैरिकुलम हो, एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यानी बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस और पढ़ाने के तरीके को फ्लेक्सिबल बनाना। ठीक है, प्लस तकनीकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे हम जोड़ते हैं तकनीकी का उपयोग से। जैसे हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए स्क्रीन रीडर, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे के लिए कैप्शन वाले वीडियोस। ठीक है, और आखिर में प्लस जुड़ता है उपयुक्त टीएलआर यानी कि रिसोर्सेज। ठीक है, अब उपयुक्त टीएलआर क्या है? यानी सही टूल्स का इस्तेमाल, जैसे 3D मॉडल्स, ऑडियो बुक्स या सिंपल फ्लैश कार्ड। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो रिजल्ट क्या आता है इसका? इज इक्वल टू समावेशी और प्रभावी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव एजुकेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्लासरूम जहां कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटता। ठीक है, स्लाइड के नीचे ये जो स्टार मार्क यहाँ पर किया गया है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर का अल्टीमेट गोल जो है हर विद्यार्थी को सीखने और सफल होने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, असफल नहीं होगा, सफल होगा। ठीक है, हर विद्यार्थी को सीखने और सफल होने का समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड सक्सेसफुल। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, समान अवसर जो होता है उसका मतलब ये नहीं है क्लास के हर बच्चे की एक ही साइज का जूता पहना दिया जाए। इसका मतलब होता है कि हर बच्चे को उसकी फिटिंग का जूता देना, ताकि वो दौड़ सके। जैसा मूवी तारे जमीन में ईशान अवस्थी को सही तरीके से एडॉप्टेशन प्लस टीएलआर से पढ़ाया गया था तो वो क्या हुआ था? उड़ने लगा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना है, कैरिकुलम प्लस टेक्नोलॉजी प्लस रिसोर्सेज इज इक्वल टू इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव एजुकेशन। ठीक है, पाठचर्या प्लस तकनीकी का उपयोग प्लस उपयुक्त टीएलआर यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज या टीएलएम इज इक्वल टू समावेशी और प्रभावी शिक्षा। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हमारा पूरा कैरिकुलम डिजाइनिंग फॉर इंडिविजुअल नीड्स का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप केबीएस, टीजीटी, पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन को ज़रा टेक्टाइल तरीके से टच कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही टीचर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।